पूछी संविधान संशोधन और बता दो 10वीं पूछी संविधान संशोधन 52वां 11वीं पूछी संविधान संशोधन ठीक है और 12वीं पूछी म्युनिसिपैलिटी नगर पालिका संविधान संशोधन 74 ठीक है। ये हमारी 12 सूचियां हो गई। अच्छा नगर पालिकाओं को कितने विषयों पर शक्तियां दी गई हैं? नगर पालिकाओं को कितने विषयों पर शक्तियां दी गई? 18 दी गई। 29 पंचायतों को दी गई। ये 29 पंचायतों को ऐसे समझे गांव में काम करने के लिए ज्यादा होता है। गांव पिछड़े तो वहां पर काम करने के लिए ज्यादा होगा। उसी तरह शक्तियां किसको ज्यादा मिल जाएगी? गांव में ज्यादा। गांव में पिछड़े के लिए शहर वाले को ठीक है गांव की अपेक्षा तो गांव में शक्तियां ज्यादा कितनी हो गई? 29। शहरों में कितनी हो गई? 18। ज्यादा हमारी होगी। प्रस्तावना में जो देख लिया था कुछ शब्दावली हमारी आई थी। प्रस्तावना में शब्दावली कौन सी? एक है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इन सभी की मीनिंग देख लेते हैं क्या क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए। अब कितने प्रकार के हमारे यहाँ पर न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय हो जाएंगे। 3 प्रकार के न्याय हो जाएंगे। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हो जाएंगी और 2 प्रकार की समानता। इतनी चीजें हमारी प्रस्तावना में है। ये सब तरफ ध्यान ही रखना है कि कौन सी व्यवस्था का कहाँ पर कैसे करके क्रम है। आपको क्वेश्चन बताइए कैसे करके हमारी प्रस्तावना में क्वेश्चन बने हैं, कैसे करके संवैधानिक विकास में क्वेश्चन बने हैं और किस तरीके से भाग और अनुसूची में क्वेश्चन बने हैं। और मैं ये करके फिर बता दूं। तो ये हमारे सब इनकी एक तो क्रम हमारा ही है। इन सबकी मीनिंग अगर आपसे पूछी जाए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आपको बता दें तो जिसको बोलते हैं संप्रभुता, सॉवरेनिटी, सर्वोच्च निर्णय लेने का अधिकार हमारे पास है। हम सर्वोच्च निर्णय ले सकते हैं। दूसरा कौन सा है? समाजवादी। समाजवाद में आपको बताया था कि 2 चीजें होती हैं। एक होता है समाजवाद और दूसरा कौन सा हमारा? पूंजीवाद। 2 चीजें हैं। इसको बोलते हैं सोशलिज्म, इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। ये 2 शब्दावली होती है। समाजवाद और पूंजीवाद इन दोनों में अंतर ये होता है कि अगर समाजवाद की अगर बात करें ये व्यवस्था राज्य केंद्रित होती है। राज्य केंद्रित यहाँ पे सेंटर में कौन होता है? स्टेट, राज्य होता है। लेकिन पूंजीवाद की बात करें ये मार्केट केंद्रित है, बाजार केंद्रित है। बाजार केंद्रित जैसे मान लिया एक परिवार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। छोटा सा परिवार है, उस परिवार में मान लिया 4 भाई हैं। ऐसे करके एक परिवार में 4 भाई हैं, A B C D ऐसे 4 भाई लोग हैं। अब इन चारों भाइयों में से मान लिया ये जो P है सबसे छोटा, ठीक है, ये मान लिया किसी तरीके की आर्थिक गतिविधियों में शामिल नहीं है। कुछ और करता है, घर पे बैठा रहता है या कुछ भी करता है लेकिन आर्थिक गतिविधियों में शामिल नहीं है। काम कौन करते हैं? 3 लोग काम करते हैं। यानी कि संपत्ति अर्जन का काम कौन कर रहा है? A B C। D एकदम खाली बैठा हुआ कुछ नहीं करता है। लेकिन जैसे ही इन चारों के बीच संपत्ति का विभाजन किया जाएगा तो ये बताओ संपत्ति जितनी अर्जित होगी इन 3 को मिलेगी या 4 को मिलेगी? ठीक है, इन 4 को मिलेगी। इसको बोलते हैं समाजवाद। ठीक है, मतलब यहाँ पर चारों को जितने भी आम पब्लिक अगर हम लोग समझ लें, आम पब्लिक समझ लें तो राज्य की जितनी भी संपत्ति है उस संपत्ति पर सभी लोगों का हिस्सा होता है। इसको बोलते हैं समाजवाद। लेकिन पूंजीवाद में ऐसा नहीं होता है। पूंजीवाद में निजी संपत्ति की अवधारणा होती है। निजी संपत्ति ऐसे करके समझ लें। जैसे मान लिया हम मान लिया 3 भाई हैं, हम 3 भाई हैं और अभी हमारी फैमिली का बंटवारा नहीं हुआ है। हम पूरी फैमिली इकट्ठी एक साथ रहते हैं। तो बताओ हम मान लिया यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा के जा रहे हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ अर्निंग होगी, जो अर्निंग होगी वो हमारी संपत्ति का हिस्सा है। तो जब हम तीनों लोग अलग अलग हो जाएंगे तो ये जो यहाँ से हमको जितनी भी अर्निंग हुई है ये पर्सनल मेरी है या पूरी फैमिली की हो जाएगी? पर्सनल हमारी है, पूरी फैमिली की है। जब हम लोग क्योंकि अभी पैसे अभी फैमिली है, जब हम तीनों लोग आपस में बट जाएंगे तो इस पूरी संपत्ति का आपस में क्या कर दिया जाएगा? विभाजन कर दिया जाएगा। समझे? इसके बाद हमने यहाँ जो कुछ भी कमाया इस कमाई से हमने मान लिया क्योंकि अभी हमारी फैमिली अलग अलग नहीं है तो इस
पूरी कमाई से हमने क्या किया, कहीं पर कोई संपत्ति ले ली, ठीक है, तो संपत्ति ले ली, तो जब विभाजन किया जाएगा तो उस विभाजन में उस संपत्ति को भी बांट दिया जाएगा। या तो हम अलग हो, ठीक है, या तो हम तीनों लोग अलग अलग हो जाए, तब हम उस संपत्ति को अपने लिए ले लें। वरना जब तक फैमिली ज्वाइंट है तब तक वो संपत्ति किसकी बनी जाती है, पूरी फैमिली की है। ये निजी संपत्ति होती है। ऐसी निजी संपत्ति को पूंजीवाद मान्यता देता है, लेकिन ऐसी निजी संपत्ति को समाजवाद मान्यता नहीं देता। समाजवाद में पूरी संपत्ति किसकी है, समुदाय, कम्युनिटी यानी कि राज्य की होती है। तो राज्य के जितने भी लोग हैं उस संपत्ति पर किसका हिस्सा है, उसी व्यक्ति का हिस्सा है, मतलब राज्य का हिस्सा है, अगर राज्य समाजवाद की बात करें। लेकिन पूंजीवाद में ये उसकी संपत्ति हो जाएगी जिस व्यक्ति ने उस संपत्ति को अर्जित किया। स्टार्टिंग में समाजवाद की अवधारणा को शुरू किया गया था, ये हमारा देश था, यूएसएसआर, सोवियत संघ। यहाँ से समाजवादी कॉन्सेप्ट फिलॉसफी में कार्ल मार्क्स, ठीक है, तो कार्ल मार्क्स पढ़ते हैं। इस समाजवाद का ही आगे का रूप कार्ल मार्क्स का मार्क्सवाद। तो समाजवाद में सारी व्यवस्था किस पर केंद्रित है, राज्य पर केंद्रित है, और राज्य की जितनी भी संपत्ति है वो सभी लोगों की संपत्ति होती है। लेकिन पूंजीवाद में राज्य का कोई खास इंटरफेयर होता ही नहीं है, सारी की सारी संपत्ति किसकी है, बाजार की। हम खूब काम कर रहे हैं, जो संपत्ति अर्जित होगी वो सब किसकी हो जाएगी, मेरी हो जाएगी। लेकिन इनमें अंतर ये हो जाता है कि पूंजीवाद में उस व्यक्ति का ध्यान नहीं रखा जाता है जो व्यक्ति किसी वजह से पीछे रह जाए। जैसे अगर किसी वजह से काम नहीं कर रहा था, और भी कई वजह हो सकती है, ये हो सकता है कि परिवार का सबसे छोटा व्यक्ति है, इस वजह से पीछे रह गया। जब तक ये पता लगे सबसे बड़ा है तो इसने पहले काम करना स्टार्ट किया था, तो उसके पास संपत्ति क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये व्यक्ति सबसे बाद में काम करना स्टार्ट किया तो इसके पास संपत्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पूंजीवाद में इसको ज्यादा मिलेगी, इसको कम मिलेगी, लेकिन समाजवाद में चारों को बराबर है। तो समाजवाद एक तरीके से निजी संपत्ति को क्या कर रहा है, हतोत्साहित कर रहा है। क्योंकि ऐसी स्थिति में ये तो हतोत्साहित हो जाएगा, वो कहेगा फायदा क्या, काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं और लास्ट में मिलना नहीं है, समझे। तो ये पूंजी समाजवाद में ये वाला व्यक्ति कैसा हो जाएगा, हतोत्साहित, डिमोटिवेट हो जाएगा कि ज्यादा काम करने से फायदा क्या है, बहुत ज्यादा काम करेंगे, हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो सुबह 6 बजे निकल जाते हैं दुकान पे और रात को पता लगे 9 बजे आ रहे हैं, और इनके पास महिला के पास नहीं है कि खाली टिकने लेके दुकान पर चले जाए, और जब बंटवारा होगा तो संपत्ति बराबर है, समझे नहीं समझे। तो यहाँ पर ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, हतोत्साहित हो जाएगा। कौन सी व्यवस्था में, समाजवाद। तो ऐसे में इस समाजवाद को भी भारत में थोड़ा सा सुधार के प्रस्तुत किया गया था। एक आपको केस बताया गया था, इस केस का नाम था D.S. ककारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। जितने भी केस आ रहे हैं सभी केस आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सा केस हमारा किससे संबंधित है। तो D.S. ककारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का समाजवाद कैसा है, गांधीवादी समाजवाद। भारत का समाजवाद गांधीवाद की ओर ज्यादा झुका हुआ है, ये मार्क्सवाद की ओर झुका हुआ नहीं है। मतलब ये है कि हमारे यहाँ समाजवाद है जरूर, लेकिन समाजवाद के साथ साथ हमारे यहाँ निजी संपत्ति को भी हतोत्साहित नहीं किया है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर संपत्ति अर्जित करके बड़ा आदमी बन जाए तो राज्य उसकी संपत्ति लेगा नहीं कि भैया ये अकेली तुम्हारी नहीं है, सबकी है। तो भारत का समाजवाद कैसा है, गांधीवाद की ओर। इस समाजवाद का सीधा मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने दम पर अपनी जरूरतें पूरी करने में सक्षम नहीं है तो राज्य उसकी मदद के लिए आगे आ जाए। तो इसका एग्जाम्पल आपको दिया था PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी शर्तों पर, बाजार की शर्तों पर अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाएगा, ऐसे में उसकी मदद के लिए कौन आएगा, राज्य आ जाएगा, तो क्या कहेंगे, समाजवाद कहेंगे। और जहाँ पर राज्य मदद करने नहीं आएगा, आप चाहे अपनी जरूरतें पूरी कर पाओ या ना कर पाओ, उसको क्या कहेंगे, पूंजीवाद। तो भारत कैसा है, समाजवाद। कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे, PDS सिस्टम मिल गया, क्या है, समाजवाद का एग्जाम्पल। तो जी हम लोग उसकी ये चल रही है भी क्या है, एक समाजवाद का एग्जाम्पल। पता लगे कि दिल्ली जा रहे हैं कि कहाँ के दृष्टि आई है, कोचिंग करेंगे, दृष्टि आई तो कोचिंग करी जाके फीस कितनी है कि लाओ 1,80,000 का पहले 20 लाख जमा करके 1,80,000 वहाँ जाकर जमा करेंगे, उस करके रहेंगे कहाँ, अब रहेंगे तो वहीं
ना तो पूरी तरीके से कहीं पे समाजवाद है और ना ही कहीं पे पूरी तरीके से पूंजीवाद। हम लोग इकोनॉमी पढ़ते हैं, हाँ मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ते हैं, इकोनॉमी में तो पूरे विश्व में कैसे इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, उसी इकोनॉमी से हमारा ये दर्शन निकल के आया। मतलब ये दर्शन इकोनॉमी आपस में जुड़ी हुई है, तो ना तो कहीं पर पूरी तरीके से समाजवाद है और ना ही कहीं पर पूरी तरीके से पूंजीवाद है। जैसा आप कह रहे हैं ऐसा स्थापित करने का प्रयास कहाँ किया गया, यूएसएसआर, सोवियत संघ, कि वहाँ पर निजी संपत्ति को हतोत्साहित किया गया था कि जो व्यक्ति यहाँ पर रहेगा वो अपनी निजी संपत्ति व्यवहार नहीं कर सकता, ठीक है। उसकी जैसे हम लोग गांधी बात का कॉन्सेप्ट ना ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट पढ़ते गांधी जी का ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट, तो हिस्ट्री आ गई, हिस्ट्री में गांधीवादी दर्शन पढ़ेगा उसमें मिलेगा आपको ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट। तो ट्रस्टीशिप भी काफी हद तक कैसा है, समाजवाद की, कि उस व्यक्ति की संपत्ति स्वयं की नहीं होगी, वो संपत्ति यूज करे उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दे, राज्य को ट्रांसफर कर दे। तो जो पूरी तरीके से सोशलिस्ट होंगे वहां पर निजी संपत्ति एक्वायर नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर सकता है, हाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर सकता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज अलग एक्टिविटीज आ जाती है, बाकी कॉमर्शियल वगैरह अलग हो जाती है। तो कॉमर्शियल के लिए या इसे एक्वायर करना और उसको यूज करना एक अलग चीज होती है। किसी चीज को हमने इकट्ठा करके अपने पास रख लिया वो तो यूजलेस हो गई भाई, हमारे पास अगर भाई बहुत पैसा इकट्ठा हो गया, उस पैसे को हमारे पास खाली रखा हुआ है तो वो तो इकोनॉमी से बाहर हो गया। अगर उसी को हमने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया तो वो डेवलपमेंट में काम करेगा। तो अगर हमने कहीं उसको इन्वेस्ट कर दिया वो ठीक है, रोक लिया तो बेकार। तो वही चीज यहाँ पर है, अगर निजी संपत्ति अगर यूज की मतलब एक्वायर की गई उसको पैसा ही तो होल्ड कर दिया, रोक लिया तो वो नहीं कर सकते, उसका एग्रीकल्चर एक्टिविटी में यूज कर सकते। ये हमारा प्योरली समाजवादी आज पूरा विश्व में ऐसा कहीं नहीं है। चाइना है, रूस है, ये सब ऐसे ही साउथ कोरिया वगैरह, लेकिन प्योरली वो भी नहीं है, ठीक है। वहाँ पर भी मिक्स्ड कल्चर ही देखने को मिलता है। तो ये हमारे कैसा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, समाजवाद का। क्लियर, समाज का समझ आया क्या चीज है। दूसरा हमारा कौन सा होता है, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है पंथ निरपेक्ष। अंश को हम लोग किससे जोड़ लेते हैं, धर्म। धर्म का एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है, पंथ कहलाता है। धर्म बहुत बड़ी चीज हो जाती है, उसी धर्म के अंदर छोटी छोटी चीजें आ जाती है। जैसे हिंदू धर्म, हिंदू धर्म में आपको कई तरीके के पंथ मिलेंगे, वैष्णव, ठीक है, शैव, कोई शाक्त धर्म, अलग अलग तरीके के धर्म मिलेंगे। तो उन्हीं छोटे छोटे हिस्सों को क्या कहते हैं, पंथ कहते हैं, ठीक है। जैसे मानिए आपको कुछ ऐसे मिलेंगे आस्तिक है, कुछ नास्तिक है, कबीर पंथ, ठीक है, तो कबीर के मतानुयायी उनके पंथ को क्या कहते हैं, कबीर पंथ कहते हैं। तो इस पंथ से राज्य क्या है, निरपेक्ष, तटस्थ है। राज्य का इसका सीधा सा मीनिंग होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। पहले इसकी मीनिंग होती है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य सभी धर्मों को साथ लेकर चलेगा, ठीक है। किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, राज्य सभी धर्मों को साथ साथ लेकर चलेगा। जैसे हमारे पीलीभीत के जिलाधिकारी कौन क्या नाम है, ठीक है, पीलीभीत के जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र से कैसे करके पूछेंगे। तो जो हमारे पीलीभीत के जिलाधिकारी महोदय हैं, ये बताओ हमारे जिलाधिकारी महोदय एक व्यक्ति विशेष है या पीलीभीत में एक स्टेट के रिप्रेजेंटेट करने वाले व्यक्ति हैं, एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर पीलीभीत के जिलाधिकारी यहाँ पर है, तो अगर किसी मुस्लिम समुदाय के किसी त्योहार की अगर बात आती है, अगर ईद आई तो वो ईद की बधाइयाँ देंगे सबको, ठीक है, और होली आएगी तो होली की बधाइयाँ देंगे। अब वो ये नहीं कर सकते कि ना ईद आई हम हिंदू समुदाय के हैं हम बधाई नहीं देंगे, ऐसा कर सकते क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक सिर्फ व्यक्ति नहीं है, वो कौन है, वो हमारे सिस्टम का एक हिस्सा होगा। तो राज्य हमारा कैसा है, पंथ निरपेक्ष है, उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा इसका, लेकिन सभी धर्मों को साथ साथ लेके चलेगा। वो क्या करेंगे, हिंदू समुदाय को प्रमोट करेंगे, मुस्लिम समुदाय को प्रमोट करेंगे, कहीं पता लगे तो गुड फ्राइडे आ गया, गुड फ्राइडे को प्रमोट करेंगे, किसी भी धर्म का त्योहार आ जाएगा सबको प्रमोट करेंगे। ये हमारा क्या कहलाता है, पंथ निरपेक्ष। राज्य का इसका सीधा सा मीनिंग है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों को साथ लेकर चलेगा। जैसे हम लोग मेडिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेडिकल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत मुगल का, दो काल पढ़ते हैं, और दोनों काल में हम लोग देखते हैं एक टैक्स लिया जाता था, उस टैक्स को हम लोग पढ़ेंगे आगे, उसका नाम है जजिया। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आया था तो उसने सबसे पहले कौन सा कर लगाया था, हमें जजिया का लगाया था। ऐसा कर था ये धार्मिक कर था, गैर इस्लामिक आबादी से लिया जाने वाला एक कर था, या तो इस्लाम को स्वीकार करो और इस्लाम को स्वीकार नहीं कर सकते हो तो आप क्या करो, इस्लाम को संरक्षण देने के लिए टैक्स दो। टैक्स कौन सा है, जजिया। तो मतलब ये था कि मध्यकाल में राज्य एक धर्म विशेष को प्रमोट कर रहा था, लेकिन आज ऐसा है क्या, आज ऐसा नहीं है। किसी
किसी भी धर्म विशेष को प्रमोट नहीं कर सकते, तो क्या कहते हैं पंचतंत्र। अगला हमारा कौन सा होता है लोकतंत्र और ये होता है गणतंत्र। दो चीजें होती है, एक लोकतंत्र, एक होता है गणतंत्र, और इन्हीं से जुड़ा हुआ तीसरा कॉन्सेप्ट निकल गया था उसको बोलते हैं राजतंत्र। ठीक है, तीन चीजें होती है, इन तीनों को समझो क्या होता है। तीन शब्द हमारे हैं, एक है हमारा राजतंत्र, दूसरा है हमारा गणतंत्र, तीसरा है हमारा लोकतंत्र। इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, इसको बोलते हैं रिपब्लिक, और राजतंत्र को क्या बोलते हैं स्टेट। यहाँ पे राजाओं का शासन होता है, क्या बोलते हैं, लेकिन क्या करते हैं राजाओं को यहाँ शासन होता है। एक यहाँ पे क्या कहते हैं राजतंत्र, यहाँ पे राजाओं का शासन होता है, वो नाती नहीं होता है, ऐसे कुछ बोलते हैं। किसी शब्दावली में किसी ध्यान नहीं आती है, जो ध्यान रखती है उतनी आपको बता दें, ठीक है, कोशिश करते हैं ज़्यादा ज़्यादा आपकी अंग्रेजी आ जाए, लेकिन कोई तो शब्दावली में नहीं आ पाती, उसके लिए आपको क्लियर कर सकते हैं। तो जब राजतंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र, तो यहाँ पे अगर तीनों की बात करें, दो शब्दावली आपको बताई थी, एक बताई थी हेड ऑफ स्टेट और दूसरा बताते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। दो शब्दावली बताई थी। हेड ऑफ स्टेट किसको कहते हैं, राज्य का प्रमुख, जैसे कि हमारे यहाँ होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ये कौन है हमारा हेड ऑफ स्टेट होता है, और दूसरा हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का प्रमुख। सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, और बाकी के जो हमारे इनका सबका हेड कौन हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर, इसी को क्या कहते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। ऐसी शासन प्रणाली जहाँ पर हेड ऑफ स्टेट चुना ना जाए, ठीक है, वंशानुगत हिरार्की से, तो क्या कहेंगे उसको राजतंत्र, ठीक है। जैसे कि आज इसको एग्जाम्पल हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का जो शासक होता है, जो सम्राट, क्राउन बोलने वाला, तो वहाँ का क्राउन चुना जाता है या वंशानुगत है, वंशानुगत है। आज भी वहाँ पर वंशानुगत व्यवस्था देते हैं, प्रधानमंत्री चुना जाता है, लेकिन वहाँ के सम्राट को नहीं चुना जाता, अगर जो क्राउन है वो वंशानुगत है। ब्रिटेन में शासन कैसा है, राजतंत्र, ठीक है। तो दूसरा इसका अपोजिट हो जाएगा, ऐसी शासन प्रणाली जहाँ पर हेड ऑफ स्टेट चुना जाए, चाहे डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, कैसे भी चुना जाए, वहाँ पर क्या हो जाएगा, गणतंत्र हो जाएगा। जैसे भारत की अगर बात करें, इस समय भारत की हमारी हेड ऑफ स्टेट कौन है, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू कौन है, हेड ऑफ स्टेट है। तो वो वंशानुगत है या चुन के आई है, चुन के आई है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट कैसे से इनडायरेक्टली चुनी गई है, लेकिन वो कैसे चुन के आए हैं। इनसे पहले हमारे राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद, चुन के आए थे या वंशानुगत थे, चुन के आए हैं। जितने भी राष्ट्रपति हमारे कैसे होते हैं, चुने जाते हैं। तो जहाँ पर हेड ऑफ स्टेट चुना जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको गणतंत्र बोलते हैं। अगर वंशानुगत है तो क्या हो जाएगा, राजतंत्र हो जाएगा। अगर उसका चुनाव हो रहा है तो क्या हो जाएगा, गणतंत्र हो जाएगा। इन दोनों के अलग एक व्यवस्था होती है, इसको बोलते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र इन दोनों में ही हो सकता है, ठीक है, लोकतंत्र अलग है। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पर राजतंत्र होगा वहाँ लोकतंत्र नहीं होगा, लोकतंत्र वहाँ पर भी हो सकता है और लोकतंत्र यहाँ पर भी हो सकता है। लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ की सरकार चुनी जाए, जहाँ की सरकार चुनी जाए। जैसे हम लोग सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, ये सब कहाँ से आते हैं, हम लोगों के बीच से आते हैं, वंशानुगत नहीं होते। तो जहाँ की सरकार चुनी जाए उसको क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं अब्राहम लिंकन, जिनके समय अमेरिका में सिविल वॉर हुआ, तो उन्होंने लोकतंत्र को डिफाइन किया था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पब्लिक का ही, पब्लिक के लिए ही, पब्लिक के द्वारा ही शासन चलाया जाए। मतलब सरकार अगर आज दिल्ली में काम कर रही है, वो सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, भारत के 1,42 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। वहाँ पर बैठे हुए जो 700-800 लोग हैं वही नहीं है, वो 700-800 लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोगों को। जैसे कि लोकसभा में हमारे कितने 545 545 दो इंटरचेंज वो हटा देते हैं, 545 यहाँ पर हो गए। और राज्यसभा में कितने होते हैं, 245, कितने हो गए, 7, 8, 788। तो ये 788 लोग यही सब कुछ है क्या, ये सब कुछ नहीं है। वहाँ पर जो 788 लोग बैठे हुए हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भारत के लगभग 1,42 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। संसद में अगर कोई कानून बनाया जाना है तो हम सब लोग तो जाके संभव है नहीं वहाँ पे कानून बना सके,
द्वारा काम कर रहे हैं तो क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो 3 प्रणालियां होती हैं, राजतंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है जहां पर राजाओं का शासन होता है, जहां का हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? वंशानुगत। गणतंत्र का मतलब होता है जहां का हेड ऑफ स्टेट वंशानुगत नहीं होता है, चुना जाता है। और लोकतंत्र का मतलब होता है जहां की सरकार चुनी जाती है। ये लगभग दुनिया के ज्यादातर देशों में आपको ऐसे मिल जाएगा उसका जो नहीं मिल जाएगा। जैसे ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में कैसा है? राजतंत्र है, लेकिन वहां की सरकार चुनी जाती है, प्रधानमंत्री वगैरह आके चुने जाते हैं। तो वहां पर कैसा राजतंत्र है? लोकतंत्रात्मक राजतंत्र है, ठीक है। हमारे यहाँ कैसा है? गणतंत्र है और साथ में लोकतंत्र भी है। तो कैसा है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। वहां पर लोकतंत्रात्मक राजतंत्र है, हमारे लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। तो ये इनका अपोजिट नहीं है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब राजतंत्र होगा तो गणतंत्र नहीं होगा और गणतंत्र होगा तो राजतंत्र नहीं होगा, लेकिन दोनों जगहों पर हमारा लोकतंत्र मिल सकता है। क्लियर है बात? कंफ्यूजन तो नहीं किसी तरीके की? लोकतंत्र, राजतंत्र, गणतंत्र, तीनों कंफ्यूजन तो नहीं? ये वाली हो जाती है इस वाली व्यवस्था को और इस वाली सारी चीजों की मीनिंग समझ गए कि मतलब क्या है। तो बिना अभी लिखा तो नहीं, बिना इसका बोर्ड पे नजर आ रहे ऐसे करके बता दो। आपसे अगर पूछ रहे समाजवाद किसको कहते हैं? समाजवाद, समाजवाद किसको कहते हैं? हाँ, पूरा कंट्रोल किसके पास हो? गवर्नमेंट के पास। उसको क्या कहेंगे? समाजवाद कहेंगे। हालांकि हमारे थोड़ा चेंज है, मेन परिभाषा उसकी बात कर रहे हैं। सारा का सारा कंट्रोल किसके पास हो? गवर्नमेंट के पास, स्टेट के पास। उसको क्या कहेंगे? समाजवाद। पंथनिरपेक्ष किसको कहते हैं? राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों को साथ लेके चलेगा, उसको क्या कहेंगे? पंथनिरपेक्ष कहेंगे। लोकतंत्र किसको कहेंगे? डेमोक्रेसी किसको कहेंगे? हाँ, रिप्रेजेंटेटिव हम लोग क्या करते हैं? चुन के भेज देते हैं, यानी कि हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, सरकार होती है, वो हम लोगों के द्वारा चुनी जाती है। तो क्या कहेंगे? लोकतंत्र। गणतंत्र किसको कहेंगे? किसको? वंशानुगत ना हो जाएगा, वंशानुगत ना हो, चुनकर आए, उसको क्या कहेंगे? गणतंत्र कहेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर? किसी को कोई डाउट? मेरी डालो उसी का भी या एक प्लान करके लिखो, लिख कर डालो पूरी प्रस्तावना लिखी थी भी उसी क्या ही एक प्लान पहला पढ़ लो। समाजवाद, समाजवाद ऐसी व्यवस्था को कहते हैं ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जहां राज्य, समाजवाद ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जहां राज्य जनता के हित में आगे आकर कार्य करे, जनता के हित में आगे आकर कार्य करे। समाजवादी व्यवस्था में सार्वजनिक संपत्ति का सिद्धांत होता है पब्लिक प्रॉपर्टी। समाजवादी व्यवस्था में सार्वजनिक संपत्ति का सिद्धांत होता है, मतलब प्रॉपर्टी जितनी भी है सरकार की वो किसकी है? वो पब्लिक की होती है। ऐसा चाहे भले ही वो उस एक्टिविटी में शामिल हो या ना हो, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी में हिस्सा किसका होता है? पब्लिक का होता है। इसको क्या बोलते हैं? समाजवाद बोलते हैं। अगला पॉइंट एक देखो, टी.एस. नकारा, टी.एस. नकारा, टी.एस. नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। टी.एस. नकारा बनाम भारत संघ। टी.एस. नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। टी.एस. नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 के मामले में, टी.एस. नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने
कहा कि भारत का समाजवाद गांधीवाद की ओर, भारत का समाजवाद गांधीवाद की ओर झुका है, गांधीवाद की ओर झुका है, और वह निजी संपत्ति को, पर्सनल प्रॉपर्टी को, निजी संपत्ति को हतोत्साहित नहीं करता। निजी संपत्ति को हतोत्साहित नहीं करता, नहीं करता। अगला पॉइंट पंथ निरपेक्षता के बारे में, पंथ निरपेक्षता में पंथ निरपेक्षता का अर्थ है, पंथ निरपेक्षता का अर्थ है राज्य का, पंथ निरपेक्षता का अर्थ है राज्य का अपना कोई धर्म, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, और राज्य सभी धर्मों को साथ लेकर चलेगा, और राज्य सभी धर्मों को साथ लेकर चलेगा। इसका हमको एग्जाम्पल भी मिल जाएगा, अभी आगे लोग देखेंगे, हम लोग के फंडामेंटल राइट्स आएंगे, वहां पर हम लोगों के कुछ धार्मिक अधिकार देगा आर्टिकल 25 से 28 तक, ठीक है। तुम्हारे मौलिक अधिकारों में आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, तो हमारे कैसा है पंथ निरपेक्षता का ही एक एग्जाम्पल, ठीक है। मुझे देखेंगे क्या क्या अधिकार है। अगला पॉइंट, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में सरकार, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में सरकार जनता के बीच से, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में सरकार जनता के बीच से चुनकर आती है, चुनकर आती है। गणराज्य, गणराज्य, गणराज्य ऐसी व्यवस्था को कहते हैं, गणराज्य ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जहां, गणराज्य ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जहां राज्य का प्रमुख, हेड ऑफ स्टेट, जहां राज्य का प्रमुख वंशानुगत न होकर, जहां राज्य का प्रमुख वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है, ठीक है। ये हमारा गणराज्य हो गया। बाकी न्याय, सामाजिक, सीधी सी बात, न्याय हमारे कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के। सामाजिक न्याय किसको बोलते हैं, समाज में किसी तरीके का हम लोगों के साथ भेदभाव न हो, उसको क्या बोलते हैं, सामाजिक न्याय। जैसे मान लिया यहाँ से पहुंचे बाहर, और जैसे पहुंचे कोई कह रहा अच्छा तुम थोड़ा सा दूर लड़के खड़े हो, तुम जरा दूसरी बिरादरी के लगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये सामाजिक न्याय है, सामाजिक अन्याय है, सामाजिक अन्याय है। ऐसा होना चाहिए कहीं पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर आर्थिक न्याय किसको बोलते हैं, जैसे मान लिया कोई स्पेशल कार्य है, उस
एजुकेशन कार्य को करने से हम एलिजिबल है, तब भी हमको करने से रोका जाए। ऐसे को क्या बोलेंगे? आर्थिक अन्याय बोलेंगे। राजनीतिक न्याय जिसको बोलते हैं, हम लोग अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में समान रूप से भागीदारी करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? राजनीतिक न्याय बोलेंगे। जैसे मान लिया 18 वर्ष के हम लोग हो गए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के हो गए, तो 18 वर्ष के हो जाने का हमको कौन सा अधिकार मिल जाता है? वोट देने का अधिकार मिल जाता है। और हमारे पास वोटिंग राइट है, फिर वोट देने के लिए जा रहे हैं, अब जो पता लगे वहाँ पे ऑफिसर बैठा हुआ है, वो कह रहा है नहीं तुम्हें वोट दे देने देंगे, सही है। तो ऐसे में ये क्या हो गया? राजनीतिक न्याय हो जाएगा। तो ये हमारे 3 प्रकार के न्याय होते हैं। फिर 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारी यहाँ पर 5 प्रकार की दी गई है। बाकी अधिकार हमारे कई प्रकार के हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। 5 प्रकार के हमारे अधिकार हैं। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमको विचार और अभिव्यक्ति का मिल जाएगा। जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे हमने आप लोगों को बोलने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है। जैसे पता लगे यहाँ पे हमने कुछ पढ़ा है, आप लोगों ने कुछ पूछना चाहे, वो जैसी पूछा टीचर ने बता दिया, प्रस्तावना किसी को एक शब्दावली समझ नहीं आई, रास्ते में इसको कोई कहने लगा मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए, ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाए, ठीक है? ऐसा होना चाहिए क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे तो एक प्रोग्रेसिव माहौल नहीं बन पाएगा। कोई चीज अगर हमने आपको समझाई, आपको समझ ना आई, हम कहते हैं अगर कोई समझ ना आए फिर से रिपीट करके पूछ लो। बोलने का पर्याप्त अधिकार होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और हर जगह से होना चाहिए, बस कायदे का। तो ऐसा नहीं मतलब बोल रहे तो कुछ बोल रहे हैं, मतलब एक लिमिट के हिसाब से बोलने का अधिकार होना चाहिए। हम लोग आगे देखेंगे आर्टिकल 19(1) में हमारे 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। उन्हीं में हमारी एक आती है 19(1)(a), इसमें हमको बोलने की आजादी है कि हम बोले, लेकिन बोलने के लिए मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बोले। जितने भी हमारे बोलने का अधिकार है सब पर कुछ ना कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। मतलब बोलने का अधिकार है, लेकिन ऐसी बात बोले जिससे किसी की मानहानि ना हो, मुझे मतलब किसी के सम्मान को ठेस ना पहुंचे। ऐसा कुछ ना बोले जिससे पता लगे हमारा कोई मित्र राष्ट्र है उसके साथ हमारे संबंध खराब हो जाए। जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे रूस है, दूसरा कौन सा है? यूक्रेन है। ऐसे जैसे 2 देशों में बने युद्ध चल रहा है, हमारे इनमें कौन सा है? सभी है, लेकिन सबसे बढ़िया दोस्त कौन सा है? रूस है। यूक्रेन से भी ज्यादा बढ़िया दोस्त हमारा रूस है। अब पता लगे हम बोलने लगे कि ये रूस के खिलाफ है, तो हम तो बहुत छोटे आदमी नहीं सुनेगा, ठीक है? घर पे नहीं सुनी जाती, बाहर का सुनी जाएगी। लेकिन पता लगे कोई बड़े स्तर का कोई व्यक्ति है, राहुल गांधी बोलने लगे कि संसद के बाहर जाके, संसद के अंदर बोल सकते हैं, संसद के बाहर जाके रूस के खिलाफ बोलने लगे, तो उनकी बात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुनी जाएगी। तो सीधी सी बात है, रूस के साथ हमारे संबंध खराब हो जाएंगे, अच्छे होने रहेंगे? खराब हो जाएंगे ना। ऐसी अभिव्यक्ति पर रोक लगी होनी चाहिए या ठीक है कुछ भी बोलो, रोक लगी होनी चाहिए। और पता लगे हम कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, बस आए और गाली गलौज करने लगे, तो ये अच्छी अभिव्यक्ति है, गलत अभिव्यक्ति है? गलत अभिव्यक्ति। ऐसा नहीं कर सकते। तो सारी की सारी अधिकार वगैरह है, लेकिन सब पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। अब एक पूरी की पूरी में प्रस्तावना पढ़ी, जितनी भी इसमें शब्दावली आई, इस पूरी शब्दावली से हमको क्या पता चल गया? इससे हमको ये पता चलता है कि हमारे देश का संविधान किस तरीके का है, हमारे देश की शासन प्रणाली किस तरीके की है, कि हम कैसे हैं? समाजवादी राज्य के हैं, हम लोग कैसे हैं? लोकतांत्रिक राज्य के हैं, हमारे यहाँ रिपब्लिक सिस्टम है। ये सब बातें पता चल रही है, मतलब संविधान का पूरा खाका पता चल रहा है। हम लोग पहले छोटी क्लास में थे तो एक कॉपी बनाते थे, और कॉपी का सबसे पहला पन्ना होता था, उसमें क्या लिखते थे? नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, स्कूल का नाम, क्लास टीचर, ये टीचर, वो टीचर, पूरा लिख देते थे। उससे क्या पता चलता? उससे उस कॉपी का पूरा सिस्टम पता चलता। अभी आगे की पढ़ने बोलने की जरूरत नहीं है कि कौन से विषय की कॉपी है, कौन से टीचर इनको पढ़ा रहे, वो ये पन्ना खोला, सारी बातें उसी पन्ने से हमको पता चलती, ठीक है? जैसे मेरी कॉपी आती है तो हम उसको कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन से विषय की है? हम उसको पढ़ के देखेंगे, इसमें लिखा क्या है तो पता लगाएंगे। उसको देखें कहाँ पे किसने चेक किया है, तो देखेंगे अच्छा साइन किसके लग रहे हैं, अच्छा टीचर के साइन लग रहे हैं, ऐसे तो पता लगाएंगे। लेकिन यही सब बातें अगर आपने पहले पन्ने पर ही लिख दी हो तो हमको पूरे आपके नोट्स को खोलने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं जरूरत पड़ेगी, लेकिन सारी बातें पता चल जाएगी। यही सारी बातें हमको किससे पता चलती है? प्रस्तावना, कि हमारा संविधान है कैसा। इसलिए प्रस्तावना को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान का दर्शन, संविधान का दर्शन, फिलॉसफी की पूरे संविधान की फिलॉसफी हमको समझ में आ जाती है। किससे? इसी समझ में आ जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा, संविधान की
कहते हैं। अगर किसी हिस्से को पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तब किसको लगा के प्रस्तावना करते हैं। लेकिन अगर किसी स्पेशल आर्टिकल को आपसे पूछे है तो वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल 32। मुझे लगता है वहां पे आ गए आर्टिकल 32। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको क्या कहा है, संविधान की आत्मा। क्योंकि जैसे मान लिया हमने आप लोगों को सारे अधिकार दे दिए, 12 से 35 तक आपके सारे अधिकार है, इन्हीं में आपको एक बोलने का अधिकार है। अब मान लिया जैसे आप बोलने चले हमने तुरंत आपको चुप करा दिया कि नहीं बोलना नहीं, केवल और केवल सुनना है, तो आपके बोलने के अधिकार का उल्लंघन हो गया। तो वैसे तो आपको बोलने का अधिकार दे रखा है कि हाँ अगर कुछ बोलना हो कुछ पूछना हो पूछ लेना, लेकिन जैसे ही आप लोगों ने कुछ पूछा तो हमने क्या कर दिया, रोक लगा दी। तो ये बताओ आपके बोलने के अधिकार का उल्लंघन हो गया। जब बोलने के अधिकार का उल्लंघन हो गया तो आप हमारे खिलाफ शिकायत लेकर यानी कि अपने इस बोलने के अधिकार की सुरक्षा के लिए किसी तीसरी बॉडी के पास जाओगे कि नहीं जाओगे? बिल्कुल जाओगे कि हाँ देखो हम पढ़ रहे थे और हमने इसे पूछा कि कौन से आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहते हैं और इन्हें पता नहीं था तभी इन्हें खामोश कर दिया। ठीक है, तो किसी के पास शिकायत लेके जाओगे कि नहीं जाओगे? और अगर आपको शिकायत करने का अधिकार ही ना हो, ठीक है, ऐसा अधिकार देने से कोई फायदा नहीं। क्या मैं आपसे कह तो दिया कि बोलने का अधिकार नहीं और जैसे आपके अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं तो आप कहीं जा ही नहीं सकते। तो इसीलिए यानी कि जो आपको अधिकार दिया गया उसकी सुरक्षा का भी संरक्षण का भी व्यवस्था होनी चाहिए। वो व्यवस्था किसने की गई है? 32 में। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। और प्रस्तावना को भी तो क्या कह रहे हैं? संविधान की आत्मा। तो किसी हिस्से को अगर पूछा जाए तो किसको कहेंगे? प्रस्तावना को। किसी आर्टिकल को अगर पूछा जाए तो किसको कहेंगे? 32 को। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, एक अगर मिले तब तो कोई डाउट ही नहीं, ठीक है, दोनों में से जो मिल जाए। लेकिन अगर दोनों आपको ऑप्शन मिले तो आपको कोडिंग मिल जाएगी नीचे 1 2 1 2 3 ऐसे कोडिंग आती है तो आपको कोडिंग मिल जाएगी। कोडिंग आपको दोनों लगा देंगे संविधान का किसको प्रस्तावना को आर्टिकल 32 कहा किसने है? इनको ठाकुर दास भार्गव ने कहा है और इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। और देखो और हम लोग प्रस्तावना को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं संविधान की कुंजी, चाबी, संविधान की कुंजी, ताला खोलने की कुंजी। अगर पूरे संविधान में कहीं पर भी कोई शब्दावली ऐसी हो जिसपे स्पष्टता नजर ना आ रही, हमको समझ ही ना आ रहा हो कि इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुंजी के तौर पे कौन काम करेगा? प्रस्तावना। इससे हम ये देखेंगे कि संविधान निर्माताओं की मंशा क्या रही, वो चाहते क्या थे, उसी आधार पर हम उस शब्दावली की व्याख्या करेंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? संविधान की कुंजी कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं, संविधान का दर्शन कहते हैं, इसको हम लोग संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। संविधान का परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र। एक व्यक्ति है जिनका नाम है N.A. पालीवाला, N.A. पालीवाला, इन्होंने इसको क्या कहा है? संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठाकुर दास भार्गव ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा, संविधान का दर्शन कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी व्याख्या में इसको क्या कहा है? संविधान की कुंजी। ये 4 नाम इसके बारे में खत्म किए प्रस्तावना। नोट कर लो इसी संविधान को प्रस्तावना को क्या कहते हैं? व्याख्या में आता है प्रियम्बल में सोर्स का पावर किसको बताया है? पब्लिक को। वी द पीपल ऑफ इंडिया इसको बताया है। जस्टिस अगर इंश्योर करता है पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी राइट टू वोट करता है, किसी को राइट टू वोट। हां सर, तो इस केस में सर जो न्याय है तो कोर्ट होंगे, इस चीज में मतलब इसको सोर्स ऑफ पावर इसको कहना प्रस्तावना। इसलिए तो इसको कुंजी कहा गया है कि अगर जैसे मान लिया संविधान के अनुसार कहीं पर कोई न्यायाधीश को डिसीजन दे रहा है और वो उसको समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे इस शब्दावली की व्याख्या क्या होनी चाहिए, ऐसे में वो किसको उठा लेगा? संविधान के प्रियम्बल को उठाएगा। वो ये देखेगा कि संविधान के जो हमारे निर्माता थे उनकी मंशा क्या थी, वो क्या चाहते थे, किस तरीके का संविधान बनाना चाहते थे, उसी आधार पर वो क्या करेगा? डिसीजन देगा। ठीक है, तो इसको सोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं प्रस्ताव। हटा दें? ठीक है।
हमारी प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। संशोधन के बारे में पूछा जाए, इसको अमेंड किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो इसका प्रश्न है यह। संविधान की प्रस्तावना को हम लोग संशोधित कर सकते हैं और ऐसा एक बार प्रयास हुआ है, वो प्रयास कौन सा था? संविधान संशोधन इसके माध्यम से हमने संविधान की प्रस्तावना को क्या कर दिया? संशोधित कर दिया। और इस संशोधन के माध्यम से हमने अपनी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े थे। ये 3 शब्द कौन से हैं? एक है समाजवादी, सोशलिस्ट, दूसरा कौन सा है? धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर, दूसरा शब्द हमारा ये है, और तीसरा शब्द कौन सा है? अखंडता यानी कि इंटेग्रिटी। 3 शब्दावली हमने जोड़ी। अब ये तीनों शब्द जो हमने जोड़े हैं, इन तीनों शब्दों के जोड़े जाने के पीछे की पृष्ठभूमि का चाहे वो जोड़े, कोई ना कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से हमने 3 शब्द की प्रस्तावना में जोड़े। देखो समाजवाद की अगर बात करें तो समाजवाद का प्रावधान हम लोगों ने अपने डीपीएसपी में भी किया है। डीपीएसपी एक प्रकार के सोशलिस्ट जो हमारा स्टेट स्थापित करना चाहते हैं, या जिसको कहते हैं कल्याणकारी राज्य, ठीक है, वेलफेयर स्टेट के लिए ही हमारे डीपीएसपी है। और वही बात कौन करता है? समाजवाद करता है। वेलफेयर यानी समाज के कल्याण, और वही काम कौन कर रहा है? समाजवाद कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा संविधान में है, फिर भी हमने अपनी प्रस्तावना में इसको शामिल कर दिया। इसके पीछे एक रीजन ये था कि समाज के जो पिछड़े तबके के लोग हैं, उन पिछड़े तबके के लोगों के साथ प्रत्येक प्रकार का न्याय सुनिश्चित हो सके, इसको हमने अपनी कहाँ शामिल कर दिया? प्रस्तावना, ताकि सब लोग समझ जाए कि संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य ही ये था कि समाज के सभी लोगों के साथ हर प्रकार का न्याय सुनिश्चित हो सके। हालांकि न्याय की बात हमने अलग से भी प्रस्तावना में की है, और इसके साथ साथ डीपीएसपी में भी लिखा हुआ है। आर्टिकल 2 38 देखेंगे, 38 से देखेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य अपनी व्यवस्था इस तरीके से संचालित करेगा ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। लेकिन इसको स्पष्ट रूप से अगर लिख दें तो और भी ज्यादा बढ़िया, तो ये लिख दिया। दूसरा शब्द कौन सा हमारा? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष यानी कि सेकुलरिज्म। पंथ निरपेक्ष को शामिल करने के पीछे कारण क्या है? तो भारत का अगर पूरा इतिहास उठा के देखेंगे तो भारत में हमेशा से अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय के लोग रहे। आज भी कई धर्म, भाषा, जाति के लोग रहते रहते हैं। तो बताओ, अगर पंथ निरपेक्ष घोषित ना किया जाए राज्य में, भारत को पंथ निरपेक्ष घोषित ना किया जाए, तो ऐसे में कोई धर्म कहेगा कि नहीं हम प्रभावी, दूसरा कहेगा हम प्रभावी, राज्य कहेगा कोई प्रभावी, ठीक है, सब बराबर। ठीक, तो ये क्या कर दिया गया? पंथ निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट शामिल कर दिया गया, ताकि भारत के रहने वाले अलग अलग धर्म, पंथ के लोग अपने आप को बराबर रूप से क्यों महसूस कर सके कि हम भी भारत के उतने ही नागरिक हैं जितना दूसरे धर्म का है। ठीक है, इस तरीके से जैसे लोग नेपाल की बात करें, तो नेपाल को हमारा कॉन्सेप्ट है, नेपाल को हम लोग हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, या फिर पाकिस्तान है, कैसा राष्ट्र है? इस्लामिक राष्ट्र है। पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, तो वहाँ पर हिंदू समुदाय के साथ अत्याचार होते कई बार, इस तरीके का। तो अगर ऐसी चीजें नेपाल में भी होने लगी, नेपाल में होने लगी, तो उस पर किसी तरीके की कोई बाउंडेशन लगा सकते क्या? नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पर उनका एक स्पेशल धर्म है। यहाँ पर हमारा राज्य का कोई स्पेशल धर्म नहीं, सभी धर्मों को साथ लेकर चलकर बात करेंगे, इसीलिए राज्य को कैसा घोषित कर दिया गया? पंथ निरपेक्ष। अखंडता की अगर बात करें, अखंडता क्या? तो जब भारत आजाद हुआ उस समय लगभग 550 से अधिक रियासतें केवल भारत में, ठीक है, उन सबको क्या करना है? एकत्रित करना है, इसके बाद भारत बनाना है। इसके बाद भारत बनाना है तो वो तो हमने उस समय बना दिया, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी थे बीपी मेनन, उस समय के सचिव थे। इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया? भारत को इकट्ठा कर दिया। लेकिन बावजूद इसके भारत में अलगाववादी प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा थी, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, आज भी देखने को मिलता है खालिस्तान समर्थक आंदोलन। खालिस्तान मूवमेंट चलता है, जो पंजाब वाले एरिया में होगा। हमारे यहाँ के विदेश मंत्री एस जयशंकर कहाँ गए थे? ब्रिटेन गए हुए थे। तो ब्रिटेन गए हुए थे, तो वहाँ पर एम्बेसी से ही बाहर निकल के आ रहे थे, तो खालिस्तान समर्थक लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे। तो एक खालिस्तान समर्थक व्यक्ति उनकी गाड़ी के आगे उनको अटैक करने की इरादे था। तो कितना बड़ी सिचुएशन बन गई थी। तो छोटा मोटा मूवमेंट नहीं हो पाए, बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो सपोर्ट कहाँ से मिलता है? खासकर दूसरे देशों से, ठीक है, विशेषकर कनाडा।
ठीक है। तो ये हमारा खालिस्तान मूवमेंट, ये अलगाववादी मूवमेंट है। और अगर देखो नॉर्थ ईस्ट में हमारा बहुत हद तक अलगाववादी मूवमेंट चल रहा, गोल्ड मेडल की मांग है, कुछ ये सब चल रहे थे। तो ऐसे में एक स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी था कि ये सब लोग चाहे जितना भी कुछ भी चीजें चिल्लाए, भारत को हम लोग खंडावन नहीं कर सकते। जितना हो गया उतना हो गया, इससे ज्यादा खंड नहीं कर सकते। इसीलिए शब्दावली शामिल करने की बहुत सी अखंड कि बस ज्यादा चीजें चिल्लाने से भारत नहीं, भारत कैसा है अखंड था वो अखंड रहेगा। ये बात शामिल कर दी कहाँ पर, प्रस्ताव। तो 3 शब्दावली हमारी शामिल की गई है। इसके माध्यम से कौन सा 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। और देखो प्रस्तावना के बारे में, प्रस्तावना में ये चीज और आती है कि ये संविधान का हिस्सा है या नहीं, ठीक है। जैसे वो अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिया, नोट्स बनाया तो नोट में पहला पन्ना छोड़ दिया और पहले पन्ने में जो भी कुछ लिख दिया, मतलब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है क्या, उसमें से तो कुछ पूछा नहीं जाएगा, तो एग्जाम के लिए एकदम बेकार है। लेकिन ये बताओ वो जरूरी है कि नहीं, जरूरी तो है, ठीक है। अगर वो लिखेंगे नहीं पता कैसे लगेगा कि कौन से सब्जेक्ट की कॉपी है, ठीक। तो यही चीज है यहाँ पर कि प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा है या नहीं है। इसके लिए 2 मामले आते हैं। एक मामले को हम लोग कहते हैं बेरुबारी प्रकरण, बेरुबारी प्रकरण, और एक दूसरा मामला आया था जिसको हम लोग कहते हैं केशवानंद भारती, केशवानंद भारती वर्सेस केरल का, ये 1973 का। केशवानंद भारती का रखा है 1973 का, और बेरुबारी प्रकरण रखा है 1960। वह बेरुबारी पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले में एक छोटी सी जगह थी, गांव टाइप का बेरुबारी ये जगह थी। उस समय जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया घोषित बना था कि बेरुबारी समझौता भारत ने किसके साथ किया था, ठीक। और वहाँ पर ये बांग्लादेश में भी, तो उसमें आपको विकल्प दिए गए थे, शायद एक पाकिस्तान था और 3 देश और थे, मतलब उसमें बांग्लादेश नहीं था। ये बेरुबारी किसके साथ बांग्लादेश के साथ, लेकिन समझौता किसके साथ किया गया, समझौता पाकिस्तान के साथ, ठीक है। क्योंकि उस समय तो बांग्लादेश था ही नहीं, बांग्लादेश तो 1971 में बना है। उस समय क्या था, उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, समझौता किसके साथ किया गया था, पूर्वी पाकिस्तान के साथ किया गया। तो बेरुबारी में वो था कि ऐसे करके हम लोग जब भारत का विभाजन हुआ था, तो भारत का विभाजन करने के बाद हम लोगों के इतिहास में हम पढ़ेंगे, एक योजना बनाई गई थी माउंट बेटन योजना, 3 जून प्लान, ठीक है। याद पढ़ना, हम जानेंगे उसमें 3 जून प्लान आया था, माउंट बेटन योजना आई थी। उस माउंट बेटन योजना के बाद भारत का विभाजन कर दिया गया था। एक हिस्सा ऐसे करके ये बांट दिया और एक हिस्सा ऐसे करके ये वाला बांट दिया। इस वाले हिस्से को क्या कहते थे, पूर्वी पाकिस्तान, और इस वाले हिस्से को लोग ऐसे करके कहते थे पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन इस विभाजन के लिए समय बहुत कम दिया गया था। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रेडक्लिफ, इनको जल्दी जल्दी बुलाया गया। अंग्रेज सोचे थे बस यहाँ से जल्दी जल्दी गए कैसे भी करेंगे, तो रेडक्लिफ को एक सीमा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और इसकी अध्यक्षता में ये सीमा डिसाइड करने का अधिकार दिया गया। इस सीमा डिसाइड को समय दिया गया। तब आप ये बताओ 2-3 महीने में जून में ये सब आया है और अगस्त में स्वतंत्रता दे दी गई कि इतनी जल्दी इन सब जगहों का जमीनी सर्वे करके क्या सीमा विभाजन कर पाना संभव था, कि सब जगह जाते हैं गाँव का ऐसे दौरा करते कहाँ कहाँ से जमीन कैसे कैसे सर्वे करके जाएंगे। इसके लिए पॉसिबल था ही नहीं। इसने क्या किया, ऐसे करके भारत का नक्शा उठाया, एक सीमा ये खींची, एक सीमा ये, बस ये हो गई भारत, ये हो गया पाकिस्तान। हम पता लगे कि ये सीमा जा रही है गांव के बीच से, आधा गांव पाकिस्तान में आधा गांव भारत, क्योंकि जमीनी स्तर पर नहीं किया गया, ये सब कहाँ किया गया, ऐसे ही रैंडमली कर दिया गया। तो सीधी सी बात है गांव के बीच से होती आ रही। कई बार ऐसा भी हो गया कि पता लगे कोई व्यक्ति ऐसा है जो रहने वाला तो यहाँ भारत में उसका गाँव है, रहता यहाँ है लेकिन खेती करने 2 किलोमीटर दूर जाता है पाकिस्तान। अब वो रोज विदेश यात्रा करके खेती करने जा रहा है। तो समस्या वाली बात है कि नहीं, क्योंकि इसका सर्वे नहीं हुआ। अगर सर्वे हो जाता तो पता भी चलता कि इस गांव के लोगों की जमीन वहाँ तक है तो उस वाले एरिया को हम लोग ले लेते, उधर वाले लोगों की जमीन हम ले लेते। ऐसा नहीं था हम ही लोग जा रहे थे, पाकिस्तान वाले भी विदेश यात्रा करके यहाँ आ रहे थे और यहाँ खेती करके लोग जा रहे थे। ऐसी समस्या यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी। तो इसी समस्या में एक छोटा सा एक जगह आ रही थी, वो जगह कौन सी थी, बेरुबारी। इसका भी सर्वे नहीं हुआ था। तो भारत सरकार ने
पूर्वी पाकिस्तान के इस क्षेत्र के लिए पाकिस्तान के साथ 1958 में समझौता किया था और कहा था कि ठीक है बेरुबारी किसको सौंप देते हैं, पाकिस्तान को सौंप देते हैं। आगे विरोध कर दिया कि हमारा कोई जमीन आप पाकिस्तान को दूसरे देश को कैसे सौंप सकते हैं बिना संसद की अनुमति के। ये तो सरकार के स्तर पर समझौता हुआ है, तो यहाँ पर लोगों ने विरोध कर दिया। तो ये मामला कहाँ पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 के तहत आगे आएगा इस चीजें, आर्टिकल 143 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। जैसे मान लिया कहीं पर अगर राष्ट्रपति को समझ में ना आए कि क्या करे क्या ना करे, ऐसे तो सलाह किससे मांगेगा, सुप्रीम कोर्ट। बताओ भैया क्या करें, कौन से आर्टिकल के तहत मांगेगा, 143 के राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्तियां पैदा की। तो 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया देखो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आप सरकार के स्तर पर दूसरे देश को नहीं दे सकते हो। अगर आपको देना है तो आप इसके लिए क्या करो, संसद के माध्यम से एक संशोधन लेके आओ और संशोधन करके बेरुबारी को भारतीय संघराज्य क्षेत्र से आप बाहर करो। जब ये हमारे संघराज्य क्षेत्र का हिस्सा ही नहीं होगा तो आप उसको पाकिस्तान को दे सकते हैं। तो यही किया गया। इसके लिए एक संविधान संशोधन लाया गया था, 9वां संविधान संशोधन लाया गया 1960 में, और इस 9वें संविधान संशोधन के माध्यम से बेरुबारी समझौते को लागू किया। फिर ये हमारा बेरुबारी प्रकरण था। बेरुबारी समझौते से रिलेटेड आपको कौन से पॉइंट ध्यान देते हैं, पहला पॉइंट तो ध्यान देना कि बेरुबारी समझौता किसके साथ हुआ था, आपको पूरा बांग्लादेश है, लेकिन उस समय क्या था, पाकिस्तान था। तो अगर आपको बांग्लादेश के क्वेश्चन पूछा गया तो बांग्लादेश विकल्प में लिखा है, और बांग्लादेश मेरे ख्याल में दोबारा पूछा जाएगा तब भी बांग्लादेश विकल्प में नहीं मिलेगा, क्योंकि बांग्लादेश के साथ समझौता हुआ ही नहीं था, बांग्लादेश तो अस्तित्व में ही नहीं था। ठीक है, तो बेरुबारी समझौता किसके साथ हुआ था, पाकिस्तान के साथ हुआ था। कब हुआ था, 1958 में हुआ था। इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन लाया गया था, 9वां संविधान। इसी बेरुबारी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के बारे में बात देखी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। बात देखी थी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप प्रस्तावना को और कामों में सहयोगी के तौर पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, बस आपको यूज कर सकते हैं कि हाँ किस तरीके से संविधान निर्माता हमारे चाहते हैं, ये सब बातें देख सकते हैं, लेकिन आप प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मानकर नहीं सकते। अगर आपसे क्वेश्चन है कि प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए, तो उससे विभाग को क्वेश्चन किया गया बेरुबारी प्रकरण में। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे आएगा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है, तो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ये बात कौन से मामले में घोषित कर दी गई, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को पलट दिया और उसमें कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ठीक है, मतलब जो कुछ भी बातें हमारी प्रस्तावना में लिखी हुई है उसी को फॉलो करेंगे हम कहाँ पर, संविधान के दूसरे हिस्सों। तो बेरुबारी प्रकरण में कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। केशवानंद भारती केस में कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है, है। अभी तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हमारी कौन से केस में बनी है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। हम सुप्रीम कोर्ट आएगा वहां पर देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जब भी संविधान की व्याख्या से रिलेटेड कोई भी मैटर आएगा तो वहां पर एक न्यायाधीश फैसला नहीं देता है, कम से कम 5 न्यायाधीशों की एक बेंच बनती है जब भी संविधान की व्याख्या होती है। तो अभी तक की सबसे बड़ी बेंच ऐसी कौन सी बनी है, 13 न्यायाधीशों की, वो कौन सी है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और इसी में संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर घोषित किया गया। अब अगर इस डिसीजन को पलटना है तो इसके लिए कम से कम 15 न्यायाधीशों की बेंच बने, और 15 न्यायाधीश के लिए बेसिक स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ऐसे करके कुछ कहते तब माना जाता है। 15 न्यायाधीशों की बनी नहीं है। अभी तक किसका लागू हो रहा है, केशवानंद भारती का ही लागू हो रहा है। तो प्रस्तावना हमारे संविधान का हिस्सा है। यहाँ पे बातें क्लियर, इतनी चीजें आपको इस बारे में ध्यान रखिए। ये शब्दावली क्यों जोड़ी गई ये भी ध्यान रखनी है। दो मामले ध्यान रखिए, एक होता बेरुबारी और दूसरा होता केशवानंद। क्लियर, इसको एक लाइन में चाहे नोट कर लो, एक पॉइंट बना के लिखो, एक पॉइंट लिखो उसकी आगे।
बेरुबारी प्रकरण, बेरुबारी प्रकरण, ये लिखा बेरुबारी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने, बेरुबारी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा, प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मानने से, संविधान का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया, इनकार कर दिया। बेरुबारी समझौता, बेरुबारी समझौता 1958 में, बेरुबारी समझौता 1958 में भारत और पाकिस्तान, 1958 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अगला पॉइंट, 9वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1958 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। बेरुबारी समझौता 1958 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अगला पॉइंट, 9वें संविधान संशोधन अधिनियम, 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के द्वारा, 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के द्वारा इस समझौते को लागू किया, इस समझौते को लागू किया। अधिनियम 1960, हाँ अधिनियम 1960 में आया, जो 9वां संविधान संशोधन समझौता 1958 में हुआ, ठीक है। तो 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के द्वारा इस समझौते को लागू किया, ठीक है। आज आपके क्वेश्चन अभी नहीं बता पाए, ठीक है, क्वेश्चन कल करवाते हैं, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन ये जिधर हो चुका है, इनसे रिलेटेड किस किस तरीके से आपके क्वेश्चन बने हैं पीसीएस में और आईएएस में, दोनों में जिस तरीके से बने हैं, इनको कल हम लोग दो क्वेश्चन करके देखेंगे, एक आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। उनको कल कर लेंगे, आज ये कर लेंगे, ठीक है। क्या चीज समझो को लागू किया।